भूतिया ट्रक की डरावनी रात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप स्टोरी टेलर चैनल पर। अगर आप भी सच्ची डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर होनी चाहिए। चलिए आप शुरू करते हैं आज की स्पाइन चिलिंग कहानी। दोस्तों, मेरा नाम विक्रम नाइक है। मैं पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा हूं। इस दौरान जाने कितनी सड़कों से गुजरा हूं। चौड़े हाईवे, टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्ते, वीरान रेगिस्तान और घने जंगलों के बीच से गुजरती तंग सड़कें। मगर उस रात का सफर कुछ अलग था। वो रास्ता मेरे लिए नया था और इसके बारे में मैंने पहले भी कई अजीब बातें सुनी थी। कोई कहता था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं, कोई कहता कि वहां से जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। मैंने अपनी जिंदगी में हर तरह की मुश्किलें देखी हैं और मेरा मानना है कि डर सिर्फ मन का वहम होता है। उस दिन का माहौल कुछ अलग था। दिवाली नजदीक थी और मैं पटाखों का भारी माल लेकर महाराष्ट्र के एक छोटे कस्बे की ओर जा रहा था। सफर लंबा था, इसलिए ज्यादा देर किए बिना मैं निकल पड़ा। मेरे साथ मेरा नया सहायक राहुल था। उम्र में छोटा मगर काम में तेज और हर वक्त जोश से भरा रहता। ट्रक चलाना सिर्फ गाड़ी हाँकना नहीं होता, ये एक जिम्मेदारी है। कई बार ये जिम्मेदारी जान पर भी भारी पड़ जाती है, लेकिन इस बारे में सोचने का वक्त नहीं था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और सड़क पर दौड़ा दिया। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, माहौल थोड़ा अजीब लगने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अक्टूबर के महीने में इतनी ठंड आमतौर पर महसूस होती, लेकिन यहां की हवा में एक सनसनाहट थी। हाईवे पीछे छूट चुका था और अब सड़क दोनों ओर घने पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। ये पेड़ बहुत ऊंचे और सूखे थे। टहनियां अजीब तरह से झुकी हुई थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती उन्हें मोड़ दिया हो। मैं आमतौर पर इन चीजों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन आज माहौल में कुछ ऐसा था कि मैं अनजाने में ही सतर्क हो गया था। राहुल भी चुप था। वो आमतौर पर मुझसे बातें करता रहता, मगर अब चुपचाप खिड़की से बाहर झांक रहा था। मैंने उससे कहा, क्या हुआ, तू इतना चुप क्यों है? उसने मेरी ओर देखा और सिर हिला दिया। कुछ नहीं साहब, बस नींद आ रही है। उसकी आवाज में अजीब सा ठहराव था। मैंने कुछ सोचा नहीं और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। करीब 2 घंटे बाद रास्ते में एक मोड़ आया जहां से 2 सड़कें अलग हो रही थी। एक सड़क सीधी जा रही थी और दूसरी जंगल के अंदर मुड़ रही थी। सीधी सड़क लंबी थी और राहुल ने कहा कि जंगल वाला रास्ता छोटा होगा और हमें जल्दी पहुंचा देगा। मैंने ट्रक रोककर थोड़ा सोचा। रास्ता सुनसान था और आसपास कोई भी गाड़ी नहीं थी। तभी अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने इधर उधर देखा मगर कुछ नजर नहीं आया, लेकिन मन में बेचैनी सी होने लगी। फिर मैंने सोचा कि शायद सफर की थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। मैंने ट्रक जंगल के रास्ते पर मोड़ लिया। जैसे ही मैंने ट्रक उस रास्ते पर डाला, हवा और ठंडी हो गई। अजीब सी खामोशी थी। लग रहा था जैसे आसपास की हर चीज हमें देख रही हो। पेड़ और ज्यादा ऊंचे और डरावने लग रहे थे और हवा में कुछ अजीब सी गंध थी, मगर मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक आगे बढ़ाता रहा। करीब आधे घंटे बाद राहुल ने मुझसे कहा, साहब ये जगह कुछ अजीब लग रही है। मैंने कहा, तुझे भी ऐसा लग रहा है? तो वो बोला, हाँ, ये जगह बहुत अजीब है। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही अचानक हमारे सामने सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो बिना हिले डुले खड़ी थी और सीधे हमारी ओर देख रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे रह गए और दिल की धड़कन एक पल के लिए थम गई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही राहुल ने कांपती आवाज में कहा, साहब ये औरत इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? मुझे खुद इसका जवाब नहीं पता था, मगर इतना जरूर समझ आ गया था कि ये सफर अब पहले जैसा नहीं रहने वाला था। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर पड़ रही थी, मगर उसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। सड़क के किनारे खड़ी थी और उसकी निगाहें सीधी हमारी तरफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ना हमें रोक रही थी, ना जाने दे रही थी, बस खड़े खड़े घूर रही थी। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, साहब ये कौन है? इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही है? उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। मैंने भी सोचा कि इस वीराने में कोई औरत इतनी रात को अकेली कैसे खड़ी हो सकती है, मगर फिर मैंने अपने दिमाग को झटका दिया। कई बार रास्तों में ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी गाड़ी खराब हो जाती है या कोई मजबूरी होती है। मैंने ट्रक की स्पीड धीमी की और करीब पहुंचकर खिड़की से सिर बाहर निकाला। माई, कहां जाना है? मैंने पूछा। वो औरत बिल्कुल चुप रही। उसने मेरी ओर देखा भी नहीं, बस उसी तरह सीधे आगे देखती रही जैसे वो हमारे लिए वहां थे ही नहीं। मैंने दोबारा पूछा, अम्मा कहां जाना है? इस बार भी कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि उसकी आंखें एकदम पत्थर जैसी थी। उनमें कोई भाव नहीं था, कोई हरकत नहीं थी। राहुल मेरी ओर देख रहा था। मैंने कहा, शायद ये बहरी हो या बोल नहीं सकती, फिर भी इस वीराने में इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं। हमने कई बार सुना था कि जंगलों में डाकू या बदमाश ऐसे ही किसी को लिफ्ट लेने के लिए छोड़ देते हैं, फिर हमला कर देते हैं।
मगर इस औरत की उम्र इतनी थी कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये किसी जाल का हिस्सा हो सकती है। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरा। जैसे ही मैंने जमीन पर पैर रखा, हवा का एक ठंडा झोंका आया और पूरा माहौल एकदम भारी हो गया, जैसे अचानक कोई अदृश्य चीज हमें घेर रही हो। लेकिन मैंने खुद को संभाला और उसके पास जाकर फिर पूछा, माई कहाँ जाना है? इस बार वो धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी। उसकी चाल बहुत ही धीमी और अजीब थी, जैसे उसके शरीर में जान ही न हो। जब उसने मेरी तरफ देखा तो मैं एक पल के लिए वहीं जम गया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसका चेहरा इतना सफेद था कि लग रहा था जैसे खून की एक बूंद भी उसके जिस्म में न बची हो। फिर उसने अपने सूखे और फटे होठों को थोड़ा हिलाया और बहुत धीमी फुसफुसाना जिसने मेरी रूह तक को जमा दिया। बहुत हल्की मगर बहुत भारी और कहीं दूर से आती हुई जैसी आवाज थी। राहुल ने फौरन मना कर दिया, साहब इसको मत बिठाए, हमें आगे निकल जाना चाहिए। लेकिन मुझे ये सही नहीं लगा। इतनी बूढ़ी औरत को इस तरह अकेला छोड़ना ठीक नहीं। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और कहा, माई चढ़ जाओ। वो औरत बिना कुछ बोले धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ी। उसके चलने का अंदाज बहुत ही अजीब था, जैसे उसके पैर जमीन पर खिसक रहे हों। मैंने उसकी इस हरकत को झटका दिया और कैबिन में बैठ गया। वो भी बड़ी मुश्किल से चढ़कर अंदर आ गई और हमारे बीच वाली सीट पर बैठ गई। ट्रक फिर चल पड़ा, मगर माहौल अब पहले जैसा नहीं था। ना मैं कुछ बोल रहा था, ना राहुल। वो औरत भी चुपचाप बैठी थी। ट्रक की हेडलाइट सामने सड़क पर पड़ रही थी और हवा में अब एक अजीब सी गंध आने लगी थी। मैं सोच रहा था कि यह सिर्फ मेरा वहम है या सच में कुछ गड़बड़ थी। कुछ मिनट बाद मैंने शीशे से देखा तो वो औरत हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे कुछ बड़बड़ा रही हो, मगर उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि साफ सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने सोचा कि यह बूढ़ी है, थकी होगी, इसलिए अपने आप से बात कर रही होगी। राहुल ने मेरी तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाना, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा और सिर हिला दिया, मुझे भी। अचानक उस औरत ने कुछ ऐसा कहा जिसने हमारी रूह तक कपा दी। इतनी रात को यहाँ कोई जिंदा नहीं रहता बेटा। हम दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, माई क्या कहा आपने? वो औरत चुप रही, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो, मगर अब वो धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी हल्की मगर डरावनी थी कि मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जम गई। मैंने महसूस किया कि उसकी आवाज अब दो जगह से आ रही थी, जैसे ट्रक में कोई और भी हो जो उसी के साथ हंस रहा हो। राहुल ने डर से मेरी तरफ देखा। साहब ये ठीक नहीं है। मेरा खुद का गला सूख रहा था। मैंने एक नजर पीछे शीशे में डाली और मेरी सांस वहीं अटक गई। उस शीशे में मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए, गला सूखने लगा और दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि लगा अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा और जो मैंने देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। शीशे में उस बूढ़ी औरत का चेहरा दिख रहा था, लेकिन उसका अक्स साफ नहीं था, जैसे वो धुलना हो रहा हो। और उसके होठ लगातार हिल रहे थे, मगर आवाज बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि अगर ट्रक की गड़गड़ाहट ना होती तो भी शायद मैं ठीक से सुन ना पाता। राहुल ने धीरे से पूछा, साहब ये क्या बोल रही है? मैंने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, लेकिन अब अंदर बैठा रहना मुश्किल हो रहा था। ट्रक के केबिन में एक घुटन सी महसूस हो रही थी, जैसे कोई भारी चीज हमारे ऊपर लदी हो, और उस औरत से एक अजीब सी गंध आ रही थी। वो गंध इतनी तेज थी कि मेरा सिर चकराने लगा। राहुल ने फिर कहा, साहब हमें इसे उतार देना चाहिए। मगर मैंने धीरे से कहा, अगर ये सच में कोई बेबस औरत हुई तो मैं इसे इस वीराने में नहीं छोड़ सकता। तभी उस औरत ने अपनी गर्दन धीरे धीरे मेरी तरफ मोड़ी। उसके हिलने की गति इतनी धीमी थी कि उसकी हड्डियों से कड़कड़ की आवाज आ रही थी, जैसे किसी सूखे पेड़ की। तूने मुझे क्यों बिठाया बेटा? उसका लहजा वैसा नहीं था, पहले से ज्यादा भारी और गूंजता हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज ट्रक के अंदर नहीं बल्कि मेरे ही दिमाग के अंदर गूंज रही हो। राहुल तो बिल्कुल सहम गया। उसने मेरी कमीज पकड़ ली और धीरे से फुसफुसाया, साहब रुकिए, इसे उतारना होगा। मैं खुद भी अब और सहन नहीं कर पा रहा था। मैंने ट्रक धीमा किया और एक झटके से ब्रेक लगा दिया। अम्मा अब आपको यहीं उतरना होगा, मैंने दरवाजा खोलते हुए कहा। वो औरत हिली तक नहीं, बस उसी तरह बैठी रही और अपनी काली आंखों से मुझे घूरती रही। तूने मुझे क्यों बिठाया बेटा? उसने फिर वही बात कही, मगर इस बार उसकी आवाज और भारी हो गई। अब तो मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन राहुल ने हिम्मत की और चिल्लाया, उतर यहां से। मगर जैसे ही उसने ये कहा, वो औरत अचानक से उसकी तरफ मुड़ी और ऐसी जोर से हंसी कि ट्रक के शीशे तक हिल गए। फिर एक ही झटके में वो गायब हो गई। मैं और राहुल एक दूसरे को देखते रह गए। हमने सीट के नीचे झुककर देखा, केबिन की हर तरफ देखा, मगर वो औरत कहीं नहीं थी। ट्रक का दरवाजा भी अंदर से बंद था। तो फिर वो कहां गई? कांपती आवाज में बोला, साहब वो कहां गई? मेरे पास कोई जवाब नहीं था।
मैं खुद पूरी तरह जड़ हो गया था। अभी हम इस सदमे से उभर भी नहीं पाए थे कि अचानक ट्रक के ठीक सामने सड़क के किनारे हमें फिर वही औरत दिखाई दी। लेकिन इस बार कुछ ऐसा था जिसने हमारे होश उड़ा दिए। वो बिना चेहरे की थी। मेरे हाथ अभी भी स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन उंगलियों में जैसे जान ही नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने एक बार भी हाथ हटाया तो मैं ट्रक समेत यहीं दम तोड़ दूंगा। मेरा गला सूख चुका था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था कि अभी छाती चीरकर बाहर निकल आएगा। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, साहब वो फिर से आ गई। मैंने गर्दन घुमाकर देखा और मेरी रूह कांप गई। सड़क के किनारे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा नहीं था। हाँ, बिल्कुल सपाट जगह थी। वहां ना आंखें थी, ना नाक, न मुंह, बस एक सफेद धुंधली सी सतह थी, जैसे किसी ने उसके चेहरे को मिटा दिया हो। मगर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हमें घूर रही है। राहुल ने डर से मेरी कमीज पकड़ ली। साहब यहां से भागिए। मुझे भी लगा कि अब बस बहुत हो गया। मैंने झटके से ट्रक का गियर बदला और एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक तेजी से सड़क पर दौड़ने लगा, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, राहुल की आवाज आई, साहब देखो वो। मैंने कांपते हाथों से शीशे में देखा और मेरी सांसें रुक गई। वो औरत अब भी हमारे साथ थी, मगर सड़क के किनारे नहीं। अब वो ट्रक के साथ साथ भाग रही थी। इतनी तेज रफ्तार में कोई इंसान ट्रक के साथ कैसे दौड़ सकता है? लेकिन वो दौड़ रही थी और उसकी चाल सामान्य नहीं थी। उसके पैर हवा में थे, जैसे वो बिना जमीन पर कदम रखे ही दौड़ रही हो। राहुल अब फूट फूट कर रोने लगा, साहब ये हमें मरवाएगी। मैंने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी, मगर वो औरत उसी रफ्तार से हमारे साथ साथ चल रही थी। और फिर उसने एक डरावनी हरकत की। वो धीरे धीरे ट्रक के करीब आने लगी, पहले खिड़की के पास, फिर उसने अपना हाथ उठाया और एक झटके में खिड़की पर रख दिया। ट्रक की खिड़की पूरी तरह बंद थी, लेकिन उसकी उंगलियां कांच के आर पार आ रही थी, जैसे उसका हाथ ठोस नहीं बल्कि धुएं से बना हो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने ब्रेक मारे और ट्रक रोक दिया। ट्रक रुकते ही वो औरत भी रुक गई और कुछ कदम पीछे हट गई, मगर अब उसकी बिना चेहरे वाली गर्दन धीरे धीरे एक तरफ झुकने लगी, जैसे किसी मरी हुई चीज को रस्सी से टांगा गया हो। राहुल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। साहब कुछ करो। मैंने जेब में हाथ डाला। मेरा हनुमान जी का लॉकेट वहां था। मैंने कांपते हाथों से उसे निकाला और जोर से बजरंगबली का नाम लिया। जैसे ही मैंने नाम लिया, वो औरत अचानक से सड़क के बीचों बीच गिर गई और तड़पने लगी। राहुल ने धीरे से कहा, साहब ट्रक भगाओ। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और ट्रक वहां से दौड़ा दिया। मैंने पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं की, मगर मैंने एक गलती कर दी। पीछे देखने की हिम्मत तो नहीं की, लेकिन मैंने शीशे में झांक लिया और वहां जो दिखा उसने मेरी आत्मा तक को हिलाकर रख दिया। वो औरत अब भी हमारे साथ थी, मगर सड़क के किनारे नहीं। अब वो ट्रक के साथ साथ भाग रही थी। इतनी तेज रफ्तार में कोई इंसान ट्रक के साथ कैसे दौड़ सकता था? लेकिन वो दौड़ रही थी और उसकी चाल सामान्य नहीं थी। उसके पैर हवा में थे, जैसे वो बिना जमीन पर कदम रखे ही दौड़ रही हो। राहुल अब फूट फूट कर रोने लगा, साहब ये मरवाएगी हमें। मैंने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी, मगर वो औरत उसी रफ्तार से हमारे साथ साथ चल रही थी। और फिर उसने एक डरावनी हरकत की। वो धीरे धीरे ट्रक के करीब आने लगी, पहले खिड़की के पास, फिर उसने अपना हाथ उठाया और एक झटके में खिड़की पर रख दिया। ट्रक की खिड़की पूरी तरह बंद थी, लेकिन उसकी उंगलियां कांच के आर पार आ रही थी, जैसे उसका हाथ ठोस नहीं बल्कि धुएं से बना हो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने ब्रेक मारे और ट्रक रोक दिया। ट्रक रुकते ही वो औरत भी रुक गई और कुछ कदम पीछे हट गई, मगर अब उसकी बिना चेहरे वाली गर्दन धीरे धीरे एक तरफ झुकने लगी, जैसे किसी मरी हुई चीज को रस्सी से टैगा गया हो। राहुल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। साहब कुछ करो। मैंने जेब में हाथ डाला। मेरा हनुमान जी का लॉकेट वहां था। मैंने कांपते हाथों से उसे निकाला और जोर से बजरंगबली का नाम लिया। जैसे ही मैंने नाम लिया, वो औरत अचानक से सड़क के बीचों बीच गिर गई और तड़पने लगी। राहुल ने धीरे से कहा, साहब ट्रक भगाओ। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और ट्रक वहां से दौड़ा दिया। मैंने पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं की, मगर मैंने एक गलती कर दी। पीछे देखने की हिम्मत तो नहीं की, लेकिन मैंने शीशे में झांक लिया और वहां जो दिखा उसने मेरी आत्मा तक को हिला कर रख दिया। वो औरत अकेली नहीं थी। वहां सड़क पर दर्जनों औरतें खड़ी थी। सभी के चेहरे गायब थे। बिना आंखों वाली खोखली सफेद सतह हवा में हिल रही थी और उनके चलने का अंदाज अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रही हों। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, साहब ये रास्ता क्यों नहीं खत्म हो रहा है? मुझे भी लग रहा था कि हम कहीं फंस गए हैं। हम भाग तो रहे हैं, मगर रास्ता हमें कहीं लेकर ही नहीं जा रहा है। अचानक एक झटका लगा। ट्रक एकदम हिल गया, जैसे किसी ने पीछे से उसे पकड़ लिया हो। मैंने गियर बदला, रफ्तार और बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की स्पीड कम होने लगी। लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज उसे पीछे खींच रही हो। राहुल कांपते हुए बोला, साहब कुछ करिए, ये हमें रोक ले। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक के शीशे से पीछे देखा और जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा तक हिलाकर रख दिया। वो सारी बिना चेहरे वाली औरतें अब ट्रक से चिपकी हुई थी। कोई ट्रक के पिछले हिस्से से लटकी हुई थी, कोई दरवाजे पर हाथ मार रही थी
और कोई ऊपर केबिन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। उनके हाथों की उंगलियां बहुत लंबी थीं, नाखून काले और बड़े थे और वे ट्रक की बॉडी को ऐसे खरोंच रही थीं जैसे कागज फाड़ रही हों। राहुल ने डर से मेरी कमीज खींची। साहब, ये ट्रक रोक दें। मैंने उसे झटक दिया। नहीं, अगर ट्रक रोका तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। तभी अचानक एक जोर का धमाका हुआ। ट्रक एक झटके से झुका जैसे किसी ने पूरा ट्रक पकड़कर रोक दिया हो। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। पसीना माथे से टपक रहा था, सांस भारी हो गई थी और दिल जैसे उछलकर गले में आ गया हो। फिर अचानक ट्रक का दरवाजा जोर से खड़खड़ाने लगा, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैं कांपते हुए दरवाजे की तरफ देखने ही वाला था कि तभी खिड़की के शीशे पर एक सफेद हाथ चिपक गया। वो हाथ एकदम सूखा हुआ था, उसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं और नाखून खून से सने हुए थे। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं जोर से चिल्लाया और ट्रक का हॉर्न बजा दिया। हॉर्न की आवाज गूंजते ही ट्रक के चारों ओर खड़खड़ाहट तेज हो गई। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, मगर यह शांति किसी तूफान के आने से पहले की शांति थी। मैंने धीरे से शीशे में झांका और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक जमा कर रख दी। ट्रक के ठीक सामने वहीं बिना चेहरे वाली औरत खड़ी थी, मगर अब उसके साथ और भी परछाइयां थीं जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। राहुल सुबक हुए बोला, साहब अब क्या करेंगे? मैं खुद भी नहीं जानता था कि अब हम कैसे बचेंगे, मगर इतना यकीन था कि अगर यहाँ एक पल भी रुके तो जिंदा नहीं बचेंगे। ट्रक के ठीक सामने वहीं बिना चेहरे वाली औरत खड़ी थी, मगर अब उसके साथ और भी परछाइयां थी जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उनकी चाल अजीब थी, जैसे उनके पैरों में हड्डियां ही ना हो। वे हवा में तैर रही थी, मगर उनकी रफ्तार बढ़ रही थी। राहुल सुबक हुए बोला, साहब अब क्या करेंगे? मेरा गला सूख चुका था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर ट्रक को रोका तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, मगर अब आगे बढ़ाने का भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी अचानक ट्रक के ऊपर धर की धमक सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज ऊपर कूद गई हो। फिर छत पर पंजों के घिसने की आवाज आने लगी। राहुल ने रोते हुए कहा, साहब ऊपर कोई है। मैंने कांपते हाथों से एक्सीलेटर दबाया। ट्रक जोर से गुर्राया और आगे बढ़ा, मगर जैसे ही मैंने ट्रक को थोड़ा सा मोड़ा, सामने खड़ी औरतें गायब हो गई। राहुल ने डरते हुए कहा, साहब वे कहां गई? मुझे खुद समझ नहीं आया, मगर अब ट्रक की छत से खड़खड़ाने की आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर लाते मार रहा हो। फिर एक झटका लगा और ट्रक के दरवाजे को किसी ने इतनी जोर से धक्का मारा कि वो अंदर तक हिल गया। राहुल चीख पड़ा, साहब वे अंदर घुस रही हैं। मैंने घबराकर शीशे की तरफ देखा और मेरी रूह कांप गई। खिड़की के ठीक बाहर वहीं बिना चेहरे वाली औरत खड़ी थी, मगर इस बार उसके चेहरे की जगह एक काला गड्ढा सा था। उसकी आंखें नहीं थीं, मगर ऐसा लग रहा था कि वो हमें घूर रही हो। तभी अचानक ट्रक के पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रक आगे झटका खाकर रुका और फिर लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज उसे पीछे खींच रही हो। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया, मगर ट्रक की रफ्तार धीमी होती जा रही थी। राहुल कांपते हुए बोला, साहब ये हमें रोक लेंगे। मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी अचानक खिड़की के शीशे पर दरारें पड़ने लगीं, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उन्हें खर्चा हो। फिर दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगे। अब हालात हाथ से निकल रहे थे। अगर एक बार दरवाजा खुल जाता तो फिर हमारा बचना नामुमकिन था। फिर एक और झटका लगा और ट्रक की छत से जोरदार चीखें गूंज उठी। मैंने जोर से हॉर्न बजाया और ट्रक को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। राहुल ने डरते हुए कहा, साहब क्या वे चली गई? मुझे भी ऐसा ही लगा, मगर फिर अचानक मेरे कान खड़े हो गए। कोई फुसफुस रहा था, कोई हमारे ठीक पास था। राहुल धीरे धीरे कांपते हुए मेरी तरफ देखने लगा और फिर उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। मैंने भी धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो मैंने देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। कैबिन के अंदर कोई और था। ट्रक के पिछले हिस्से में एक परछाई हिल रही थी। वे धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। अब हम पूरी तरह फंस चुके थे। मौत हमारे बिल्कुल करीब थी। ट्रक अब धर धर कांप रहा था। चारों तरफ से भयानक खटखटाहट की आवाजें गूंज रही थी। ट्रक की बॉडी पर जोर जोर से किसी के हाथ मारने की आवाजें आ रही थी। खिड़कियों पर सफेद उंगलियों की लकीरें उभर रही थी, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। राहुल बुरी तरह रो रहा था, साहब ये हमें खींच लेंगे। मैंने कांपते हाथों से स्टीयरिंग पकड़ रखा था, लेकिन ट्रक अपनी जगह पर जमे रहने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे जमीन से बांध दिया हो। केबिन के भीतर ठंडक इतनी बढ़ गई थी कि मेरे हाथ सुन्न होने लगे थे। सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के अंदर से ही हमारी जान निचोड़ी जा रही हो। फिर अचानक केबिन के अंदर की हल्की हल्की रोशनी भी मध्यम होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा धीरे धीरे हम पर हावी हो रहा हो। राहुल कांपती आवाज में बोला, साहब कुछ करो, ये हमें मार डालेंगे। मेरी आंखें अब तक पीछे की सीट पर पड़ी हुई उस परछाई पर थी। वे अब और पास आ चुकी थी। उसकी लाल जलती हुई आंखें अब साफ दिख रही थी और उसके नाखून इतने लंबे थे कि वो अब सीट की चमड़ी को खुरचन पूरी तरह सुन्न हो चुका था। मगर तभी बचपन में सुनी हुई एक बात याद आई, अगर कभी किसी अंधेरे साए का सामना हो
अगर कभी लगे कि मौत बहुत करीब है तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। मेरे होंठों से कांपती हुई आवाज निकली, श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। राहुल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। मैंने कांपते होंठों से पढ़ना जारी रखा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जैसे ही ये शब्द निकले, ट्रक के भीतर कंपन तेज हो गया। ट्रक की बॉडी पर जोर जोर से किसी ने अपने हाथ पटके, जैसे किसी को बहुत तकलीफ हो रही हो। फिर अचानक केबिन के अंदर एक भयानक चीख गूंजी, इतनी डरावनी कि मेरे कान सुन्न पड़ गए। राहुल ने थरथराते हुए मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दिया, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। अब ट्रक के चारों ओर जमीन पर सफेद राख गिरने लगी, जैसे किसी की चमड़ी जल रही हो। बाहर की परछाइयां अब जोर जोर से इधर उधर भागने लगी, चीखने लगी। मैंने आंखें बंद करके पूरी ताकत से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। राहुल भी अब रोते रोते ऊंची आवाज में पढ़ रहा था। ट्रक अचानक से हिलने लगा, जैसे कोई उसे उखाड़ कर फेंकना चाहता हो। फिर एक के बाद एक खिड़कियों पर जो सफेद हाथ थे वे जलने लगे। पहले काले हुए, फिर राख में बदलकर नीचे गिर गए। मैंने पढ़ना नहीं रोका। विद्यावान गुनियति चातुर, राम काज करीबों को आतुर। ट्रक के ऊपर से गिरने वाली धमाकों की आवाज बंद हो गई। अब सिर्फ भयानक चिल्लाने की गूंज बची थी। राहुल ने कांपते हाथों से खिड़की से बाहर देखा और बोला, साहब वे भाग रही हैं। मैंने अपनी आंखें खोली। वे सारी बिना चेहरे वाली औरतें अब चीखते हुए काले धुएं में बदल रही थी। वे अपना चेहरा पकड़कर अंधेरे में समा रही थी। मैंने फिर एक आखिरी बार जोर से पढ़ा, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। ट्रक के बाहर का अंधेरा अब धीरे धीरे कम होने लगा। सांस में सांस आई, लेकिन मेरा शरीर अभी भी जकड़ा हुआ था। राहुल अब सुबह हुए पड़ रहा था। हम अब तक जिंदा थे, मगर हमें यह नहीं पता था कि क्या यह सब खत्म हुआ या अभी भी कोई साया हमारे साथ ट्रक में मौजूद है। ट्रक अब जंगल से निकलकर खुले रास्ते पर आ चुका था, मगर मेरे भीतर का डर अब भी जिंदा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पीछे अब भी कोई साया बना हुआ हो। राहुल के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे और वे बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। जैसे ही हम उस वीरान रास्ते से निकल रहे थे, ट्रक अचानक रुक गया। इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। सामने एक टूटा फूटा मंदिर दिखा, जहां से घंटे की डरावनी आवाजें आ रही थी। अचानक मंदिर से धुआं उठा और उसमें से एक परछाई ट्रक की ओर बढ़ने लगी। हमारी सांसें थम गई। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। हमने तुरंत ट्रक भगाया, लेकिन हमें अब यकीन हो चला था कि हमारे साथ कुछ परछाइयां चल रही हैं। ढाबा सामने आते ही मैंने ट्रक रोक दिया। ये जगह ज्यादा बड़ी नहीं थी, मगर जलती हुई लालटेन और कुछ ट्रकों को देखकर यकीन हुआ कि यहाँ लोग मौजूद हैं। हम दोनों ट्रक से उतरे और अंदर जाकर एक कोने में बैठ गए। ढाबे में बैठे कुछ लोगों ने हमें अजीब नजरों से देखा। शायद हमारी हालत देखकर समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ हुई है। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी, जो शायद ढाबे का मालिक था, वो हमारे पास आया। उसने हमें ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और फिर पूछा, कहां से आ रहे हो? मैंने कांपती आवाज में कहा, पीछे वाले जंगल से। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीमे से पास खड़े लड़के से कहा, इनके लिए पानी ला जल्दी। राहुल ने मेरे कान में फुसफुसाना, है। बूढ़े ने हमारे सामने पानी रखा और पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। तुम लोग जिंदा यहाँ बैठे हो, इसका मतलब बहुत किस्मत वाले हो, उसने धीरे से कहा। मैंने कांपते होठों से पूछा, बाबा वो बूढ़ी औरत कौन थी? ढाबे में बैठे बाकी लोगों की आंखें अब हम पर टिकी थी। कुछ ने बीड़ी बुझा दी, कुछ ने सिर झुका लिया। बूढ़े ने लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया, तुम लोगों ने जिसे देखा वो कोई आम औरत नहीं थी। वे बरसों से इस रास्ते पर भटक रही है। मेरा गला सूखने लगा। बूढ़े ने बोलना जारी रखा, कई साल पहले की बात है। एक औरत अपने बेटे के साथ इस रास्ते से गुजर रही थी। उसका बेटा छोटा था, शायद 10-12 साल का। वे लोग किसी गांव से शहर जा रहे थे, मगर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह रास्ता उनके लिए आखिरी साबित होगा। राहुल के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रात का वक्त था। औरत अपने बेटे के साथ सड़क के किनारे बैठी हुई, शायद किसी का इंतजार कर रही थी। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक वहां से गुजरा। लोगों का कहना है कि ट्रक ड्राइवर को वो औरत दिखी ही नहीं, या फिर उसने देखा और अनदेखा कर दिया। मगर उसने रुकने के बजाय पूरी ताकत से ट्रक दौड़ा दिया और बच्चे को कुचल दिया। मेरी सांसें अटक गईं। राहुल की आंखों में आंसू थे। बाबा, फिर क्या हुआ? बूढ़ा धीमी आवाज में बोला। उसने अपने बेटे को सड़क पर दम तोड़ते देखा और जब तक लोग वहां पहुंचे तब तक वो औरत अपने बेटे की लाश को गोद में लिए बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, मगर चेहरा देखो तो ऐसा लगता था जैसे वो अब भी रो रही हो। कोई उससे कुछ पूछता, इससे पहले ही वो उठी और सीधे जंगल की तरफ चली गई। लोग उसे रोकते रह गए, मगर उसने एक शब्द नहीं कहा। मैंने धीरे से पूछा। फिर बूढ़े ने लंबी सांस ली। इसके बाद किसी ने उसे दोबारा जिंदा नहीं देखा। मगर जब कुछ दिन बाद जंगल के अंदर खोजबीन की गई तो एक पेड़ से उसकी लाश झूलती मिली। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था, जैसे वो मरने से पहले बहुत तड़पी हो। मगर एक अजीब बात थी,
उसके पैरों के पास उसके बेटी का कोई निशान नहीं था। राहुल ने कांपते हुए कहा, मतलब? बूढ़े की आवाज अब और भी डरावनी हो गई। मतलब कि किसी ने उसके बेटे की लाश नहीं देखी। कुछ लोगों का कहना था कि वो औरत अपने बेटे की लाश लेकर गई थी और मरने के बाद भी उसे अपने साथ रखे हुए थी। और कुछ लोग कहते हैं कि उसने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसे किसी ने वहां फांसी पर लटका दिया था। ढाबे में सन्नाटा छा गया। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। लेकिन वो अब भी भटक क्यों रही है? बूढ़े ने एक अजीब हंसी हंसते हुए कहा, क्योंकि उसकी आत्मा अब भी अपने बेटे को ढूंढ रही है। राहुल के चेहरे पर डर साफ था। बूढ़े ने आगे कहा, अब वो हर ट्रक वाले को अपना कातिल समझती है। जब भी कोई अकेला ट्रक गुजरता है, वो उसे रोकने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि ट्रक में उसका बेटा बैठा होगा। जो ट्रक रुक जाता है, वो उसकी तलाश करने अंदर आ जाती है। मगर अगर उसे उसका बेटा नहीं मिलता? बूढ़ा अचानक चुप हो गया। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, फिर क्या होता है? बूढ़े ने धीरे से कहा, तो वो उस ड्राइवर को अपने साथ ले जाती है। अब मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तुम लोग किस्मत वाले हो कि जिंदा लौट आए, बूढ़े ने कहा। अब इस रास्ते पर कभी मत जाना। और हाँ, अगर कभी रात में ट्रक चलाना पड़े तो किसी भी अकेली औरत को लिफ्ट मत देना। राहुल अब भी सुबक रहा था। साहब, अब हम ट्रक नहीं चलाएंगे। मैंने उसकी तरफ देखा। कुछ हफ्तों तक तो हमने वाकई ट्रक चलाना बंद कर दिया, मगर जिंदगी की मजबूरियां हमें वापस इस धंधे में खींच लाईं। लेकिन अब हमने एक फैसला कर लिया था, अब से हम सिर्फ दिन में ट्रक चलाएंगे, कभी भी रात को सफर नहीं करेंगे। क्योंकि उस रात हमने जो देखा वो कोई सपना नहीं था, वो एक सच्चाई थी जिसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानी आप तक पहुंच सकें। अगली हॉरर कहानी किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।